वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है उच्च रक्तचाप में आहार। ये टॉपिक आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आइए हम जानते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में विस्तार से। धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनी की दीवार लचीली होती है। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब का होना बेहद ज़रूरी है। रक्तचाप नहीं होगा तो धमनियों में रक्त प्रवाह रुक जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप 120 और डायस्टोलिक रक्तचाप 80 mmHg होता है। सामान्य रक्तचाप बहुत ज़रूरी है रुधिर को शरीर के सभी अंगों में पहुंचने के लिए, लेकिन जब यही रक्तचाप 120 और 80 mmHg से ज़्यादा होने लगता है तो उसी को हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उच्च रक्तचाप की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन सी अवस्था सबसे खतरनाक होती है। उच्च रक्तचाप की अवस्थाओं में इनकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है उच्च रक्तचाप की साधारण अवस्था या मृदु रक्तचाप। दूसरा होता है उच्च रक्तचाप की मध्यावस्था। तीसरा होता है उच्च रक्तचाप की गंभीर अवस्था। तो जो पहला उच्च रक्तचाप की अवस्था है उसको हम माइल्ड हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये 90 से 105 mmHg के अंतर्गत आता है, यानी कि जब रक्तचाप बढ़ कर के 90 यानी 80 से बढ़ कर के 90 हो जाए और ये 120 से कम रहे, यानी जो आपका डायस्टोलिक Hg है वो आपका 90 से 105 रहे, तो ये उच्च रक्तचाप की शुरुआत होनी है, शुरुआत ही हुई रहती है। तो यहीं पर अगर कंट्रोलिंग हो जाती है तो उच्च रक्तचाप की अवस्था अपनी ये गंभीर अवस्था तक पहुंचने नहीं पाता है। फिर दूसरी उच्च रक्तचाप की मध्यावस्था, इसमें जो डायस्टोलिक रक्तचाप होता है वो 80 से बढ़ करके 105 से 120 mmHg तक पहुंच जाता है। तो इसमें सिर दर्द और सांस लेने में कठिनाई होती है और ये थोड़ी कम खतरनाक होती है, लेकिन इसके बाद की जो अवस्था होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तीसरी अवस्था होती है उच्च रक्तचाप की गंभीर अवस्था, इसी को सीवियर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और ये इसमें जो डायस्टोलिक रक्तचाप होता है, यानी जो 80 mmHg होता है वो बढ़ कर के 120 mmHg हो जाता है, जो कि सिस्टोलिक जिसमें होना चाहिए 120, वो उसमें डायस्टोलिक जो है 120 mmHg हो जाता है। तो इसमें रीनल फेलियर हो जाता है, यानी कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए ये उच्च रक्तचाप बहुत ही खतरनाक होता है शरीर के लिए। और अब हम जानेंगे कि उच्च रक्तचाप के कारण क्या होते हैं। कोई चाहता तो है नहीं कि मुझे हाइपरटेंशन हो जाए, लेकिन ये जो बीमारी हो जाती है तो इसके कुछ कारण होते हैं। आइए हम जानते हैं कि उच्च रक्तचाप के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला तो है आयु, लिंग और जाति। आयु बढ़ने के साथ साथ उच्च रक्तचाप की समस्या आने लगती है और ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। और जाति तो खासकर कोई बहुत नहीं विशेष है, लेकिन आयु लिंग के अनुसार हाइपरटेंशन होता है और आजकल की जो जीवन शैली है उसके अनुसार ये लगभग 30+ लोगों को हाइपरटेंशन होता ही होता है। सभी की बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों को। उसके बाद वंशानुक्रम, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता को हाइपरटेंशन रहा है तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। मोटापा बढ़ने से हाइपरटेंशन होता है। बुढ़ापे में हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। शारीरिक क्रियाशीलता में अगर कमी होगी तो वसा का जमाव शरीर में ज़्यादा होता जाएगा और उसको उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाएगी। ज़्यादा मानसिक तनाव होगा, चिंता होगी, उद्वेग और क्रोध, दुख, भय होगा, तो इसमें इन स्थितियों में भी उच्च रक्तचाप हो जाता है, जो कि चिंता का विषय होता है। धमनियों में वसा का जमाव अगर हो जाता है तब भी उच्च रक्तचाप
हो जाता है। नमक का अधिक प्रयोग करने से भोजन संबंधी आदतें अगर अच्छी नहीं हैं, मोटापा व वसा की शर्करा, घी, अंडा आदि का अधिक प्रयोग होने पर भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है। उसके बाद गुर्दे में अगर विकार है और कोई दोष हो जाता है तब भी उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है। मूत्र नली में संक्रमण होने से दिन रात का कोलाहल और भीड़ भाड़ वाली अगर ज़िंदगी होती है, व्यायाम का अभाव होता है, तब भी उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम जानेंगे कि उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला है सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, कमजोरी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। उसके बाद दूसरा लक्षण है छाती में दर्द होता है, जी घबराता है, उल्टी होना, कब्ज की शिकायत, गैस की शिकायत। ये लक्षण शुरुआती, पहला जो लक्षण बताया ये शुरुआती लक्षण है। उसके बाद उच्च रक्तचाप के जो लक्षण है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। फिर कब्ज की शिकायत होने के साथ साथ आँखों में धुंधलापन आने लगता है, आँखें चुंधी आने लगती है। फिर नींद नहीं आती है, गुर्दे में दोष उत्पन्न होने लगता है और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सांस लेने में परेशानी होती है और बहुत ही तेज़ सिर दर्द होने लगता है। ये उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। अब हम मान लीजिए किसी को उच्च रक्तचाप हो ही गया है तो हम वो बहुत ही बुरी स्थिति में न पहुंचने पाए, सीवियर कंडीशन में न पहुंचने पाए, उससे बचाव के लिए हम आहार नियोजन करते हैं उच्च रक्तचाप में। और यही पेपर में ज़्यादातर आता है कि उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, किस प्रकार के आहार का नियोजन करना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर जानेंगे कि उच्च रक्तचाप का यदि कोई रोगी है तो उसके लिए किस प्रकार का आहार नियोजन करना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए। कार्बोज ऐसा देना चाहिए जो सरलता से पचने वाला हो, स्टार्च ना हो। कैलोरी रोगी की आयु, लिंग और वजन के अनुसार देना चाहिए। वसा कम मात्रा में तथा न जमने वाली यानी कि असंतृप्त वसीय अम्लों से युक्त वसा देनी चाहिए, यानी कि ऐसा तेल जो जमे ना, इस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ, अगर शरीर में सूजन है तो तरल पदार्थ पर नियंत्रण होना चाहिए। बाकी अगर सूजन नहीं है तो तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में, जैसे पानी वगैरह है, पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन, सभी प्रकार के विटामिन पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। सोडियम का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। देखिए कभी कभी वन लाइनर में पूछ लिया जाता है पेपर में कि उच्च रक्तचाप के मरीज को या हाइपरटेंशन के मरीज को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। बहुत सारे विकल्प रहते हैं तो उसमें कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम रहित आहार ग्रहण करने से शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, अतः पोटेशियम की पूर्ति के लिए फलों का रस आदि देना चाहिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट है, उच्च रक्तदाब वाले व्यक्ति को अपने आहार में प्रतिदिन 100 ग्राम आलू अवश्य लेना चाहिए। आलू में सोडियम नहीं होता है, पोटेशियम होता है, इस वजह से उसके शरीर में पोटेशियम की कमी नहीं होने पाती है और हृदय की धड़कनें सामान्य बनी रहती हैं, क्योंकि धमनियों पे अधिक प्रेशर नहीं पड़ने पाता है। दवाइयाँ इसमें क्या क्या देनी चाहिए। बीटा ब्लॉकर, ये बहुत ही प्रसिद्ध दवा है हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए। इसमें आजकल के डॉक्टर रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र की किसी भी ऐसी क्रिया को रोकती है जिससे हृदय अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। रोग की तीव्रता में बीटा ब्लॉकर के साथ ही वेसोडाइलेटर दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऊपर की लाइन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि बीटा ब्लॉकर इस प्रकार की औषधि है जो तंत्रिका तंत्र को किसी भी ऐसी क्रिया से रोकती है जिससे हृदय काम करना बंद कर दे, यानी कि वो इस प्रकार का सिस्टम बन जाता है तंत्रिका तंत्र में बीटा ब्लॉकर ग्रहण करने से कि हृदय किसी भी स्थिति में अपना कार्य करना बंद ना करे। बीटा ब्लॉकर के साथ साथ वेसोडाइलेटर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से संकरी रक्त धमनियाँ फैल जाती है और रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। हार्वर्ड
मेडिकल स्कूल चुसेट्स के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने बताया है कि उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण पाने के लिए एक विधि को विकसित किया गया है। इसमें 4 बातें आवश्यक है। पहला तो शांत वातावरण होना चाहिए। दूसरा, आरामदेह स्थिति होना चाहिए, बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सांस लेते समय किसी भी शब्द, वाक्य या प्रार्थना या ध्वनि की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और नकारात्मक विचारों को दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि रक्तचाप पर नियंत्रण के लिए इन 4 बातों को लागू करना अपने जीवन शैली पर ज़रूरी है। इसके अलावा एक शब्द आता है कैम्पनर आहार। इसी को कैम्पनर आहार के नाम से भी जानते हैं बहुत लोग, और पेपर में कभी कभी कैम्पनर की जगह कैम्फनर भी छप के आ जाता है। तो ये जानते रहिए, चाहे कैम्पनर लिखा हो चाहे कैम्फनर, दोनों एक ही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कैम्पनर आहार, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आहार उच्च रक्तचाप के रोगी को दिया जाता है। तो कैम्पनर नामक चिकित्सक ने सन 1948 में एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया जिसे कैम्पनर का भोजन कहते हैं। इसमें रोगी को निम्न प्रकार से आहार दिया जाता है। इसमें कैलोरी 2000 किलो कैलोरी, प्रोटीन 20 ग्राम, वसा 5 ग्राम, सोडियम 150 मिलीग्राम, क्लोराइड 200 मिलीग्राम और चावल 250 से 300 ग्राम पके चावल, शक्कर 100 से 500 ग्राम, तरल पदार्थ 700 से 1000 ml फलों के रस के रूप में दिया जाता है। इसी को कैम्पनर आहार कहा जाता है। और ये जितनी मात्रा दी गई है पोषक तत्वों की, इतनी मात्रा अगर सम्मिलित रूप से आहार में दिया जाता है तो उसी को कैम्पनर आहार कहते हैं। और इसको विकसित किसने किया था? कैम्पनर नामक चिकित्सक ने। अब आगे देखिए, उच्च रक्तचाप के रोगी को 300 से 400 मिलीग्राम सोडियम स्वीकृत है। इससे ज़्यादा सोडियम नहीं देना चाहिए। उच्च रक्तचाप से संबंधित टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। मैं उस कमेंट में उस डाउट से संबंधित जो उत्तर होगा मैं दे दूँगी।